अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद हमायूं खान साहब, आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। आपकी कॉमर्स रिपोर्टिंग से लेके ब्यूरो चीफ के तौर पे भी आपने काम किया और टेलीविज़न के साथ भी आपका ताल्लुक बहुत गहरा रहा। हम एक तो आपको अपने ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी क्लब में खुशामदीद कहते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे कुछ सवालात किए जाएँ और पूछा जाए कि जर्नलिज्म जो है, अगर ये जो आज हमारे सामने पिक्चर आ रही है कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसा बनाया, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ने मुल्क से बाहर पैसा निकाला, पॉलिटिशियन बड़ी आसानी से ले गए और नैब को बहुत सारी चीज़ों का रूट्स नहीं मिल सका सवाए रिकवरी के। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सहाफ़त सही तरह होती तो ये चीज़ें पहले दिन एक्सपोज ना हो जाती? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये जो आपका बड़ी मेहरबानी कि आपने बुलाया अपने इस फोरम में, स्पेशली ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी क्लब है। ये एक अच्छी एफर्ट है। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को, इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा फोरम है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये बात सही है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में सहाफ़त में जो है ठहराव नहीं आया बल्कि गिरावट आई है, और इसमें जो है वक्त के साथ साथ मज़ीद नीचे आ रही है, और जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। जब हम करते थे उससे हालात बेशक डिफरेंट थे, मगर जब हमने प्रिंट से शुरू किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब सोशल मीडिया आ गया। ये मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसमें जो है ना आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जो इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं या करप्शन है, उसको रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया मीडिया ने। मीडिया का बाकी किरदार एक अच्छा नहीं रहा, और जो कि अब इसकी वजूहत हैं। इसकी वजूहत एक तो ये है कि इस मीडिया में स्पेशली जब प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर इन्वेस्टर आए। वो इन्वेस्टर जो किसी अपने मकसद के लिए या अपने किसी टारगेट अचीव करने के लिए, तमाम जितने भी आप वो देख रहे हैं चैनल, उनके मालकान किसी न किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकोन से ताल्लुक़ है, और वो उसको जो है ना अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारों को पता है, इसमें मेरा ख्याल है किसी को बताना हमें से नहीं। पहले पूछना चाह जब ये चीज़ें आएंगी, किसी मकासद के लिए आएंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर उनके टारगेट्स कुछ और होंगे और रिजल्ट कुछ और होंगे। हमेशा हमने इस पे थोड़ा सा होमवर्क किया, आपको पेश करते हैं। एक तो आइडिया इन्वेस्ट जो है हमारा एक लोगो है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के कोई भी एक्सपीरियंस करके स्किल को चैरिटी करते हैं। चंदा नहीं मांगते हम स्किल की आपसे चैरिटी मांगते हैं। तो ये सवाल मेरे इसी वाले से है कि हमने जो कन्वर्ट किया लोगों को, तो हमें पता चला कि ये हाईली डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी होने की वजह से और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की वजह से सारे पॉलिटिशियंस उधर गए, एसआरओस मिल जाते हैं। अगर मेरी अच्छी लॉबिंग है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी में डिस्काउंट मिल जाते हैं और इस तरह की बहुत सारी फेवर्स हैं, जबकि आप हमारी गवर्नमेंट के पास देने के लिए तो पैसा है नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो बोझ को आवाम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और हमारी पॉवर्टी बढ़ती जाती है। क्या ऐसा ही है? और ये अगर ये तो थोड़ा सा जनरल से हटकर हम गए हैं, तो बात तो ऐसी ही है। और ये चीज़ें ये है कि उसके वजह मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम और जमहूरियत का तसलसल ना होना। अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम मुल्क में जमहूरियत और इलेक्शन कंटिन्यूस एक वक्फे के साथ होते रहे जो 5 साल के लिए, इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतरी आ जाएगी, और लोग जो करप्शन करते हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, जो इनके स्कैम है, वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट होते जाएंगे और एक नीट एंड क्लीन लीडरशिप हमें मैसर होगा। हमें सब कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और हमें एक प्रोफेसर ने बताया कि दुनिया में जहाँ कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ होती हैं और हर फैसले गवर्नमेंट ने करने होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। लेकिन जहाँ पे ओपन इकोनॉमीज़ होती हैं और जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ होती हैं, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। क्या ऐसे ही है? अब बात यह है कि मैं ये कहता हूँ यहाँ जमहूरियत है ही नहीं मुल्क में। अगर आपके ये जमहूरियत है, जमहूरियत बाकी नहीं है यहाँ। और यहाँ बस एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड लीडरशिप है, कंट्रोल जो है आपके पॉलिटिकल सिस्टम है। नहीं, जो और अभी आपने इसमें मुझे कहा था कि भूखे आदमी को तो आप मज़हब की दावत भी नहीं दे सकते, तो क्या भूखे के भूखे सामने तो आदमी, तबलीग भी जायज़ नहीं है। तो अगर हम ये समझें
کہ भूखे आदमी के सामने सियासत हो रही है, तो ये क्या गुनाह कबीरा नहीं? यही तो हमारी बदकिस्मती कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत के नाम पर एक टीका ही है। रीज़न हम ये समझते हैं चलो जैसी भी है, टूटी फूटी और जैसी भी है, एक जमहूरियत है, चलती रहे, आके वक्त के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हालात बेहतर हो सकते हैं। ये एक उम्मीद की वजह से इस जो सिस्टम है इसको सपोर्ट किया जाता है। हमारे डायरेक्टर जनरल हैं सैयद मुमताज़ शाह साहब, उन्होंने अभी आपसे भी सवाल किया था, मुझे भी कहा कि जब कोई अच्छा साफ़ी लिखता है तो उसकी जान को ख़तरा है और उसको थ्रेट्स आती हैं, लाइफ थ्रेट्स आती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है। ये सिर्फ साफ़ियों को नहीं आती, इन जनरल जो भी सोसाइटी में इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करता है उसको आती है। तो आपके नोटिस में भी ऐसी चीज़ें हैं और इसका सद्देबाब क्या है? जैसे मलिक साहब अभी आपने कहा सारों को आती है, आपको भी आती है, आपको भी आती रही होगी और अब भी आती रहेगी। जो काम करता है तो ऐसा होगा, जो काम नहीं करेगा उससे आउटपुट क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो काम करेगा उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा और उस पर एतराज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन काम तो कर रहा है ना। अगर चुप करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जहाँ थ्रेट्स का ताल्लुक है, थ्रेट मीडिया में आती है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में है। तो जो एक साल में पिछले साल तकरीबन 200 सहाफ़ी को मर्डर हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में, वो सारी दुनिया में हुआ। एक चल रहा है एक सिलसिला, जब आप बोलेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस मैं आएगी। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। हम डेली फेस करते हैं, हम देखते हैं कि बैंक पाकिस्तान में लैंडिंग बेस बनते नहीं, डिपॉजिट बेस ब्रांचें बनाई जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हमें टेक्निकली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि हेड ऑफिस वहाँ पे ना हो जहाँ पे इंडस्ट्री हो, और इंडस्ट्री में एक माइनर से जीएम तक वो ट्रैवल करता है, बट टेक्निकली हम उस इलाके की डेवलपमेंट को नहीं करना चाहते। हमारे जहनों में है कि अगर इंडस्ट्री के इर्द गिर्द का माहौल ज़्यादा फ्रेशली हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा, ज़्यादा वर्किंग हो जाएगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो बन जाएंगी, तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। ये एक गलत परसेप्शन भी है। उसकी वजह ये है कि आज टेक्निकली आउटपुट के ऊपर बेस की जाती है किसी बंदे की परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ़ पीपल के साथ नहीं की जाती। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक यही कॉन्सेप्ट है। आप क्या समझते हैं कि इसको दूर करने के लिए, सही परसेप्शन सामने लाने के लिए, और जो नेशनलाइजेशन का रियल फ़िलासफ़ी थी उससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपने अंदर रिफॉर्म लेके आएँ? रिफॉर्म की तो हर वक्त हर सोसाइटी में हर मुल्क में गुंजाइश रहती है और करती रहेंगे, मगर हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो फिर ये कहूँगी कि हमारे यहाँ सिस्टम में कंटिन्यूटी रहेगी, तमाम मसाइल जो है ना ग्रेजुअली हल होते जाएंगे। जहाँ हर साल 2 साल बाद सिस्टम में तजर्बात करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट भी जो है ना नेगेटिव आएगा। और ये हम बदकिस्मती हमारे साथ यही है कि हमने अपने सिस्टम में पॉलिसीज़ में कोई कंटिन्यूटी नहीं रखी और ना रख सके हैं, ना मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। मैं इंतहाई नाउम्मीद हूँ कि आगे सिस्टम कैसे चलेगा, आगे भी ऐसे सिलसिला नज़र आ रहा है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बहुत सारे ताकतवर लोगों के बच्चे हमें मिलते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना मुल्क छोड़ के इंटेलिजेंशिया आपने तालीम हासिल की तो आप अपने मुल्क में क्यों नहीं जाते, तो उनका एक ही होता है कि यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें बीमार कर देते हैं ज़हनी तौर पे, कि यहाँ पे 10 गाड़ियों का काफ़िला मिल जाता है, घर में कुक मिल जाते हैं और बड़े बड़े बागात मिल जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ी ताकत हैं। और जब हम वापस अपने मुल्क में, ये जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में, बरतानिया में या और मुल्कों में, तो वहाँ वो ट्राम भी लेके जा रहे हैं, बस भी लेके जा रहे हैं और वो पैदल भी जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर फिर हम वापस आके एडजस्ट नहीं कर पाते। और उसकी एक और रीज़न एक बंदे ने मुझे बताई कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या आईटी में कोर्स किया है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसमें फ़र्दर एक्सीलेंस करूं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। एक ऑफिसर जो है वो वहाँ से कोर्स किसी काम का करके आता है, जहाँ पे आगे मुझे और को पोस्टिंग दे देते हैं जिसका उसके उस एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो क्या ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल देख लें, पूरी सोसाइटी में देख लें कि जैसे मैं अपने फील्ड में कहता हूँ, मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया और इसी तरह आपके पास जितने भी मीडिया में हैं वो सारों ने मास्टर्स उसमें नहीं किया हुआ, उसमें एजुकेशन हासिल नहीं की, मीडिया एजुकेशन हासिल नहीं की, लेकिन वो जल्दम कर रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा मुख्तलिफ उन्होंने मास्टर्स सब्जेक्ट्स में किए और अपने इररेलेवेंट जॉब कर रहे हैं। जैसे जैसे कनाडा की एक नेशनलिटी के लिए आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि आपने जो आपका एक्सपीरियंस है तो डिग्री भी आपकी उसी की होनी चाहिए, वो बंदा एलिजिबल होता है आपकी इमिग्रेशन के लिए। मगर हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, जिसने जो MBA किया है वो जर्नलिज्म कर रहा है, जिसने जर्नलिज्म किया है वो जो है किसी बैंक में नौकरी कर रहा है। बिल्कुल अजीब सिस्टम है हमारा।
بہت شکریہ احمد ہمایوں خان صاحب اور شاہ جی آپ کی ریسرچ ڈاکومنٹ دینے کا، اور انوار صاحب آپ کا، سب دوستوں کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ڈائلاگ، ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اوپن فار ڈائلاگ ہو، ہر چیز کی اچھائی اور برائی آپ کے سامنے ٹیبل پہ لائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔